हमारे धर्म में स्टार्टिंग से यही सिखाया जाता है कि सेवा करनी है, तो सेवा अपने ही घर से क्यों ना हो। मैं दूसरे के घर में आग लगा के हाथ ना सेकूं, अच्छा है कि अपने ही घर में सेक लूं। तो आपके जो आर्ट स्कूल है वो आर्ट स्कूल कहाँ पर है, पहले उनके बारे में बात कर लेते हैं। किस तरीके से आपने उस स्कूल को डेवलप किया? दिल्ली के अंदर में स्कूल सिस्टम हमारा बहुत अच्छा हो चुका है, नो डाउट। इसमें भी एसी स्कूल्स होते हैं, वाटर फिल्टर और पूरा मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर सिस्टम से पढ़ाया जाता है, पूरा एजुकेशन का पैटर्न यूज किया जाता है। अब बात कर लेते हैं महिला सशक्तिकरण पे। आप किस तरीके की वोकेशनल स्टडीज करवा रहे हैं, किस तरीके से लोग सशक्त होकर अपनी आजीविका कमा पा रहे हैं, स्पेशली लड़कियां? होता क्या है कि ड्रॉप आउट लड़कियां बहुत हैं हमारे देश में आज भी। मानना, हम जितना मर्जी तरक्की कर लें, हमारे देश में आज भी लोगों का ये मानना है कि लड़की है, घर जाएगी, शादी करना है, और उसको किसको अपना घर बार संभालना है। 5-6 क्लास पढ़ गई है, बहुत इनफ है इसके लिए। आपको सर कैसा लग रहा है कि आपको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी सम्मानित करने जा रही है? जैसे आपको पता लगता है कि आपको ऑस्कर मिल रहा है, तो ऐसा मुझे फील हो रहा है। जब मुझे इन्फॉर्मेशन आई कि आपको हम लोग ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में इनविटेशन दे रहे हैं और आप आइए और ऐसे ऐसे अवार्ड है, तो हम पहले तो भरोसा नहीं हुआ कि ये कैसे हो गया। नमस्कार दोस्तों, द चेंज मेकर पॉडकास्ट के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। आइए आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलवाता हूँ जिन्होंने अपना पूरा जीवन समाज सेवा के नाम कर दिया। उनका नाम आप जानते ही होंगे, 2 पॉडकास्ट हम और कर चुके हैं, जिनका नाम है डॉक्टर पलविंदर सिंह। पलविंदर सिंह जी ने समाज सेवा की शुरुआत लगभग 2 दशक पहले की। आइए उनकी कहानी सुनते हैं उन्हीं की ज़ुबानी। चलिए उनका स्वागत करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। सर, आपका तहे दिल से धन्यवाद और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। कैसे हैं आप? जी मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर, मैं चाहता हूँ कि दर्शकों को आप अपने बारे में ब्रीफ में बता दें कि आप क्या करते हैं और समाज में आपके द्वारा किए हुए कार्य से किन किन लोगों का भला हो रहा है। देखिए, मैं तो आपने पूछा तो बता रहा हूँ, वैसे ठीक है, बट मेरा नाम डॉक्टर पलविंदर सिंह। 2002 से हम लोग समाज सेवा में कार्यरत हैं। बट जैसे कहते हैं ना, कुछ अच्छा काम करने चलो तो थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो 2002 में कुछ प्रॉब्लम्स आनी शुरू हुई कि क्यों कर रहे हो। लोगों ने हर जगह पे यही है कि आप क्यों कर रहे हो, क्यों कर रहे हो। तो हम लोगों ने फिर इसको फॉर्म किया 2006 के अंदर में कि इसको एक रजिस्ट्रेशन दे दिया। उसके बाद फिर काम करते करते चले गए और पहले क्रैचेस से स्टार्ट किया, फिर एजुकेशन की फील्ड में आए और आज की डेट में हम लगे हुए हैं बहुत ज़ोर शोर से। और 8 हमारे स्कूल हैं, फ्री के स्कूल हैं, फ्री एजुकेशन हम बच्चों को देते हैं। हर बच्चा स्कूल तक नहीं आ सकता, तो दो दैट हम लोगों ने उसके लिए कुछ स्कॉलरशिप प्रोग्राम चलाए हुए हैं, तो उसमें भी हमारे पास में बहुत काफ़ी हद तक बच्चे जुड़े हुए हैं। तो टोटली अगर बात करें तो 23,000 प्लस बच्चा आज की डेट में हमारे यहाँ से एजुकेशन प्राप्त कर रहा है। राइट। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानने के लिए बहुत ज़्यादा इच्छुक हूँ कि इस काम को करने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? प्रेरणा एक शुरू हुई थी लालच के साथ। एज यूजुअल जो इंसान की फितरत है। हाँ। मैं प्रोफेशनली एक इंटीरियर डेकोरेटर हूँ, बिल्डिंगें कंस्ट्रक्ट करता हूँ। उस टाइम क्या होता था कि हमें लेबर हायर करनी पड़ती थी। तो लेबर में क्या होता था कि मैन के साथ उसकी फीमेल भी आया करती थी, जो उनकी पत्नी होती थी वो भी होती थी। अब वो पत्नी अपने बच्चे साथ लेके आती थी, तो वो 4 घंटे 8 घंटे में से 4 घंटे तो वो अपने बच्चों के साथ बैठी रहती थी। तो हमें लालच आया है कि हम इस बच्चों के लिए कुछ कर दें ताकि ये बच्चों से फ्री हो जाए और हम इनसे काम ले लें। उसी में हम लोगों ने, हम जहाँ भी काम करते थे, एक लड़की हायर की, टीचिंग, उसको बैठाया एक रूम बना करके, और वो उन बच्चों को सबको केयर टेकर करती थी। सो दैट उसी के चलते वो फिर हमारे जो टाइम था लेडीज़ का वो बच गया। वो एक लालच था मेरा कि हमारा टाइम बच जाएगा। जहाँ जहाँ वो क्रैच हम लोगों ने स्टार्ट की, आज तक चल रही हैं, हमने बंद नहीं किया, चाहे काम वहाँ हमारा ख़त्म हो गया हो कंस्ट्रक्शन का, लेकिन क्रैच चल रही हैं। उसी के चलते फिर आगे करते करते और आज हम यहाँ बैठे हैं आपके साथ। सर, प्रेरणा जो आपका एनजीओ है उसका विजन क्या है? अगर मैं आपसे ये पूछूं सिंपल शब्दों में, जहाँ तक मुझे समझ आ रहा है कि आप बच्चों को शिक्षित करने का प्रयास कर रहे हैं, साथ ही साथ में महिला सशक्तिकरण की तरफ भी आपका बहुत ज़्यादा झुकाव है, आपके और आपके ऑर्गेनाइजेशन का झुकाव। तो आपका विजन अगर आप बेहतर तरीके से अगर लोगों तक पहुँचा पाए तो मुझे पता है कि लोग और भी ज़्यादा हमारे साथ जुड़ना चाहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल।
देखिए मेरा ये मानना है कि अगर घर से ही पढ़ाई जो है ना वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग नहीं मानते कि पढ़ाई ज़रूरी है, बट आगे चल के बड़ा ध्यान में जब जो नहीं पढ़े हुए होते हैं उन्हें जाके मालूम पड़ता है कि मैं पढ़ा नहीं हुआ हूँ, किस वजह से मैं पिछड़ा हुआ हूँ लोगों से। एक मिडिल क्लास फैमिली के अंदर थोड़ा सा है कि उनको बच्चों को फोर्सफुली स्कूल भेज दिया जाता है, तो उनको मालूम है कि पढ़ाई की कदर क्या है। फर्स्ट क्लास फैमिलीज में तो है ही है, बट जो हम कहें कि अंडर मिडिल क्लास आते हैं, जो कि अंडर प्रिविलेज जिनको हम लोग कहते हैं, उनको ज़रूरत नहीं है पढ़ने की। वो कहते हैं पढ़ाई क्या करनी है, हम कमा रहे हैं, हमें कमाने दो, चाहे वो कुछ भी करके कमा रहे हैं। सो सेम चीज़ उनके पेरेंट्स भी यही कहते हैं कि हमें इनको पढ़ाने की ज़रूरत ही नहीं है, ये 500-700 रुपये महीने के कमा रहा है, इनफ है हमारे लिए। अच्छा। सो उनको ज़बरदस्ती स्कूल तक पहुंचाना, हम लोगों ने एक प्रोग्राम चलाया कि हम लोग इनको बताएं कि पढ़ाई की अहमियत क्या है। तभी हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना मेन फोकस अपना एजुकेशन पे ही रखा जाए, ताकि हर अंडर प्रिविलेज क्या और मिडिल क्लास में भी, मिडिल क्लास फैमिलीज एक ऐसी होती हैं जो होती मिडिल क्लास हैं, बट वो अपने आप को अपर क्लास दिखाने के चक्कर में बहुत सारे लोन और बहुत सारा कुछ करती है कि मैं एक अपर क्लास फैमिली से हूँ, बट प्रॉब्लम्स उनमें बहुत ज़्यादा है क्योंकि फीस वो भी नहीं दे पाते। आज तक स्कूलों की फ़ीस इतनी हो चुकी हुई है। तो हमारा मेन मोटो वही है कि हम लोग किसी तरीके से घर से ही उन लोगों को एजुकेशन के बारे में बताकर और पढ़ाई की तरफ ध्यान दिलवाएं। इसी के चलते हम लोग स्कूल खोले हुए हैं एंड स्कॉलरशिप्स प्रोग्राम है, देन और भी प्रोग्राम्स जो चल रहे हैं, मेनली एजुकेशन के ऊपर फोकस लेके चल रहे हैं हम लोग। सर, स्कूल और कॉलेज और स्कॉलरशिप की बात तो मैं आगे करूँगा, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, क्योंकि ऐसा समाज में देखा गया कि जब भी हम कुछ अच्छा काम करने आगे निकलते हैं तो बहुत सारी रुकावटें भी आती है। तो ऐसी कुछ रुकावटों के बारे में अगर आप शेयर करना चाहते तो। देखिए, रुकावटें ऐसा कोई काम नहीं जिसमें नहीं आती हैं। हाँ जी, बिल्कुल। आप नॉर्मली भी कुछ करेंगे तो उसमें भी रुकावटें आती हैं, रुकावटें आई भी हैं। जैसा कि मैंने बताया कि हम एकदम फ्री एजुकेशन देते हैं। वो फ्री एजुकेशन एक बहुत फर्स्ट क्लास स्कूल बनाना, उनमें एसी लगाने, देन मल्टीमीडिया पढ़ाई करानी। तो जो साथ में स्कूल जो दूसरे खुले हुए जो कि फीस लेते हैं, उनको बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। अच्छा। कि ये फ्री पढ़ा रहे हैं सेम पैटर्न में और हम बड़ी पैसे लेके पढ़ा रहे हैं सेम पैटर्न में। तो उन लोगों ने बहुत कोशिशें करके और डिपार्टमेंट्स के साथ मिल करके बहुत सारी अड़चनें लगाई, लेकिन वो कहते हैं जाको राखे साइयां सो मार सके ना कोई। सो दैट एक अच्छा काम करिए, सारी कायनात आपके साथ आ जाती है, मैं तो ये कहूँगा। सो लोगों ने, जहाँ लोग हमारी टांग खींचने वाले थे वहाँ पे हमारा साथ देने वाले भी थे। उसी डिपार्टमेंट्स के लोग भी ऐसे थे जिन्होंने कहा कि नहीं नहीं आप करिए, हम देख लेंगे कि सब कुछ ही। सो हैं ऐसे लोग हैं बाजार में आज भी। अच्छा, अब बात करते हैं अंडर प्रिविलेज फैमिली की। आपने बोला कि उनको पढ़ाई में इतनी ज़्यादा रुचि नहीं होती, उनका तो ये मानना है कि वो महीने के 500-700 रुपये कमा रहे हैं, वो इनफ है उनके लिए। आपको कुछ ऐसे चैलेंजेस हुए कि आप वहाँ पे जाकर उनको पढ़ाने के बारे में बता रहे हैं, लेकिन उनको उनकी फैमिली की तरफ से रिटेलिएट हुआ कि नहीं, हम अपने बच्चों को नहीं भेजना चाहते, आप क्या बर्गर लाना चाह रहे हैं हमारे बच्चों को? कुछ ऐसा हुआ आपके साथ? बिल्कुल फैक्ट हुआ है। मैं आपको बताता हूँ, दिल्ली के अंदर एक मार्केट आती है, सरोजनी नगर मार्केट है। हाँ जी, बिल्कुल। देन लाजपत नगर मार्केट है। इन दो मार्केट्स के बारे में भी फिलहाल मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आपने देखा होगा, कहीं भी मार्केट में गए होंगे तो बच्चे रस्सियाँ बेच रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। रस्सियाँ, वाइपर्स या कुछ कुछ बेच रहे हैं। तो मैं आपको एक बड़ी टेक्निकल सी बात बताता हूँ। उनके पेरेंट्स घर पे वो रस्सी का पैकेट एक कितना सा उसको बना के देते हैं और बोलते हैं कि ये तुम्हें 50 रुपए का सेल करना है। ठीक है। अब उस बच्चे की एक दिमाग देखिए कितना तेज है। वो अपने घर से लेकर कर, ये कहाँ रहते हैं वो भी बताऊंगा, बट अभी उसको रहने दें। हाँ, कोई तो ये अपने घर से लेके मार्केट तक जाते जाते करीब 1.5 किलोमीटर का रन पड़ता है। उस रन के अंदर जो घर से 10 पैकेट लेके चलते हैं, तो मार्केट जाते तो उस पैकेट को 20 बना देते हैं। अच्छा। बच्चे उसको खोल करके उसके 2 बना दिए। अब उस बच्चे ने घर पे कितने पैसे देने शाम को? 500 रुपीज़, क्योंकि 10 पीस थे उसके पास में। अब उसके पास है इस टाइम 20 पीस। अब वो 50-50 रुपए में बेच रहा है, तो 1000 रुपये उसके पॉकेट में हो गए। 500 उसने घर दे दिए, 500 उसने अपने खाने के लिए रख लिए। अच्छा। आप जब भी जाइए, आप मैकडी के अंदर जाइए, आपको बच्चे बैठे हुए मिलते हैं। बिल्कुल। कई बार मैं जाता हूँ तो अरे भैया आ गए, तो भैया आज बर्गर खाएंगे मैकडी के अंदर। अच्छा। तो वो कई बार आपको ऑफर्स करते हैं कि आप हमारे पैसे से खाइए। सो बच्चों में जो मैं कहता हूँ ग्रोथ है ना, वो हो नहीं रही है, बट
होए तो बहुत बढ़िया होगी ये ग्रोथ, लेकिन वही चीज़ है कि पेरेंट्स मानते नहीं, उन्हें पता है कि हमें शाम को 500 रुपये ला के दे रहा है, मुझे नहीं चाहिए। सो फिर हम लोगों ने उन पेरेंट्स के साथ मीटिंग करते हैं, समझाया जाता है, मान भी जाते हैं कई लोग। हम लोग उनके एडमिशन्स करवा के दे देते हैं। देन अगर जाने में प्रॉब्लम आ रही है, जैसे स्कूल दूर है, 2-3 किलोमीटर के दायरे में है, तो हम लोग बस भी लगवा देते हैं उनको। इसके चलते वो पेरेंट्स 2-3 महीने भेजेंगे, चौथे महीने फिर से वही एक प्रॉब्लम आती है। फिर हम लोगों ने थोड़ा सा एक प्लान किया कि क्यों ना इनको डराया जाए। सो पुलिस डिपार्टमेंट के साथ में मिल करके SHO से मीटिंग करके हम लोगों ने इनको मार्केट के अंदर धमकाना शुरू कर दिया बच्चों को। अच्छा। कि अगर तुम्हें पकड़ के ले जाएंगे, अगर तुम लोग स्कूल नहीं जाओगे तो वो एक बारी अरेस्ट भी करवाए हमने। अच्छा। अरेस्ट कराने के बाद फिर शाम को खुद ही छुड़वाए हैं। पेरेंट्स के ऊपर प्रेशर बनाया कि अगर आप इन बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल भेजोगे तो आप मार्केट भेज सकते हो। अच्छा। फर्स्ट हाफ आप स्कूल भेज दो, सेकंड हाफ आप मार्केट भेज दो, आपका भी काम चल रहा है, हमारा भी चल रहा है। तो काफी हद तक पेरेंट्स इस पर राजी हो गए थे। तो आज वो बच्चे पढ़ भी रहे हैं। अच्छा। और अच्छी क्लासेस में भी पहुंचे हुए कहीं। तो ठीक है, थोड़ा प्रेशर भी कभी कभी बनाना पड़ता है। और ये तो अच्छे काम के लिए कर रहे हैं, हम जो भी कर रहे हैं। सर, मैं ये जानना चाहूँगा कि आपके माध्यम से कोई पढ़ा हुआ बच्चा आज के टाइम में किसी अच्छे पोजीशन पे है, जो आपसे आके मिला और आप अपनी स्टोरी उसने आपके साथ शेयर की, कुछ ऐसा कोई, अगर कोई बच्चे की स्टोरी आपको याद आ रही है तो? देखिए, मैं इतनी सारे का नहीं बता पाऊंगा, बट हाँ मैं आपको बताता हूँ। 3 लड़कियां हमारे यहाँ से जो पढ़ के गई हैं, वो आज एंकरिंग कर रही हैं अच्छे खासे न्यूज़ चैनल्स के अंदर में। अरे वाह। और 2 लड़कियां एंकरिंग कर रही हैं और 1 लड़की उन्हीं में से कैमरा ऑपरेट करती है, जो कि एक, मैं नाम चैनल का नहीं बताऊंगा, बट हाँ यही है, नोएडा में ही उनका काम है और वो एक लगी हुई हैं। कुछ ऐसे बच्चे थे जो क्रिमिनल माइंडेड थे, उनको वहाँ से हटा करके और एक एजुकेशन पैटर्न पे लेकर आए, 12th कराई। मारुति ड्राइविंग स्कूल से हम लोगों ने उनको मारुति सिखवाई, गाड़ियाँ भी रिपेयर करानी सिखाई। तो आज कॉर्पोरेट के अंदर में वो अच्छी खासी पोस्ट पर लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं। सो बहुत सारे ऐसे हमारे पास में सक्सेस स्टोरीज हैं कि अगर उस पर बनाने लगेंगे तो मेरे ख्याल में हमें फिल्में कम पड़ जाएंगी, तो दिन कम पड़ जाएंगे तो फिल्में ही फिल्में बन जाएंगी। बिल्कुल। तो बच्चे हैं और आज भी मिलते हैं, अच्छा लगता है कि जब बच्चे मिलते हैं। तो कभी भी हम लोग गेट टुगेदर करते हैं तो बच्चों को बुलाया जाता है, उनको आते भी हैं और आकर के वो भी अपनी अपनी कहानियां सुनाते हैं कि हम कभी ऐसे हुआ करते थे, कभी ऐसे होते थे। सो दैट चल वो एक अलग लेवल का सेटिस्फैक्शन होता होगा आपको। लड़कियां भी ड्राइविंग करती हैं, ड्राइविंग सीखने के बाद आज वो अपनी कैब चला रही हैं। अच्छा। हमारे यहाँ पर ऐसी भी लड़कियां भी। अब सर बात कर लेते हैं, जैसे कि हमने पहले भी बात की स्कूल के बारे में, तो आपके जो आर्ट स्कूल है, वो आर्ट स्कूल कहाँ पर है, पहले उनके बारे में बात कर लेते हैं। किस तरीके से आपने उस स्कूल को डेवलप किया, कितने बच्चे अब उनमें पढ़ते हैं, और अगर ये पॉडकास्ट कुछ लोग देख रहे हैं जो एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर सकते अपने बच्चों के लिए, या फिर उनके नज़र में कोई ऐसा व्यक्ति है जिनके बच्चे एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो उस स्कूल में एडमिशन कैसे ले सकते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, स्कूल हमारे दिल्ली के अंदर में स्कूल सिस्टम हमारा बहुत अच्छा हो चुका है, नो डाउट इसमें भी। एंड मैंने जो स्कूल बताए आपको, वो 2 स्कूल हमारे राजस्थान में हैं, 2 हमारे हिमाचल में हैं और 5 स्कूल हमारे जो हैं पंजाब के अंदर में हैं। इन स्कूलों के अंदर हम लोग लेके चलते हैं, लीज पर हम लोग ज़मीन लेते हैं। गाँव की लीज होती हैं वो, तो वहाँ के पटवारी और वो सारे लोग जो पंचायत मिल करके हमें लीज दे देती हैं। हम वहाँ पर फर्स्ट स्टेज में 3 रूम बिल्डअप करते हैं। 3 रूम बिल्डअप करने के बाद में हम लोग वहाँ पे उसी गांव के या आसपास के गांव के जो स्टूडेंट हैं वो लेने शुरू कर देते हैं। हम लोग नर्सरी क्लास में एडमिशन लेते हैं हमेशा से। एंड नर्सरी के बाद में जब नेक्स्ट ईयर वो लोग फर्स्ट में चले जाएंगे तो 1 रूम और बिल्ड कर देंगे, बच्चे फिर नर्सरी में नए आ जाएंगे। तो इस तरीके से हर साल, क्योंकि इतना एकदम से फाइनेंशियल बजट जो है वो सारा हिल जाता है कि अगर हम एक प्रॉपर स्कूल 12th तक का बना करके चलेंगे तो कभी नहीं चल पाएंगे, थोड़ी प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा आ जाती हैं। तो जिस वजह से हम लोग हर साल 1-1 रूम बनाया और क्लासेस आगे चलती चली गई। स्कूल हमारे बताऊं आपको तो AC स्कूल्स होते हैं, वाटर फिल्टर और पूरा मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर सिस्टम से पढ़ाया जाता है। पूरा एजुकेशन का पैटर्न यूज़ किया जाता है। देन बच्चों का खास तौर से ध्यान रखा जाता है। स्टेशनरी हम उनको देते हैं, हम लोग स्कूल बैग्स देते हैं, हम लोग यूनिफॉर्म्स देते हैं। 1 रुपया भी बच्चे का एक्सपेंस नहीं होने देते। सिर्फ एक चीज़ उसको एक्सपेंस करनी होती है, खाना।
वो अपने घर से लेकर के आता है। बाकी टिफ़िन भी हम देते हैं, खाली टिफ़िन हम देते हैं, उसमें खाना आप ले आओ। सो ये हमारे स्कूल का पैटर्न है। हर साल हम लोग स्कूल खोल रहे हैं, पिछले करीब 4 साल से हम लोग ये स्कूल के पैटर्न में आए हैं। बट हो क्या रहा है कि स्कूल लिमिटेड है, 8-9 स्कूल कोई बहुत बड़ा नंबर्स नहीं होते हैं। तो मैंने प्लान किया कि बच्चे जो हैं वो हर जगह पर है, तो हम लोग क्यों ना कुछ और प्लान किया जाए। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि यार एक काम कर लेते हैं, जो बच्चा जहाँ पढ़ रहा है, नीडी होना चाहिए, अंडर प्रिविलेज्ड फैमिली का होना चाहिए, हम उसको वहीं स्पॉन्सर्स कर देंगे, उसके स्कूल की फ़ीस हम दे देंगे, वो जहाँ पढ़ रहा है वो पढ़ता रहे। तो उसके चलते हुए हम लोगों ने आज की डेट में करीब 13,000 प्लस बच्चे हैं जिनको हम लोग स्कूल की फ़ीस स्पॉन्सर्स कर रहे हैं, और 8,000 से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो हमारे स्कूलों में पढ़ते हैं। अच्छा। तो ये एक छोटा सा फिगर है हमारा। करीब 21,000 प्लस बच्चा जो है वो आज की डेट में हमारे पास पढ़ रहा है। सर, जिसको आप छोटा सा फिगर कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा फिगर है और समय के साथ ये और बड़ा होता जाएगा। सी बात है। अब मैं ये चाहता हूँ कि अगर आप तक उनको पहुँचना हो, जैसा मैंने पहले भी पूछा आपसे कि किसी बच्चे को या किसी पेरेंट्स को आप तक पहुँचना हो अपने बच्चे के एडमिशन के लिए, या फिर जैसे आप उनकी स्पॉन्सर कर रहे हैं, उनकी पढ़ाई को स्कॉलरशिप दे रहे हैं आप, वो किस तरीके से आप तक पहुँचे, या फिर आप किस तरीके से लोगों को आइडेंटिफाई करते हैं कि हाँ ये सही में अंडर प्रिविलेज्ड है, तो इसके बारे में? देखिए, स्कूल तक का जो एडमिशन है वो ऑलरेडी स्कूल तक आ जाते हैं सब लोग, है ना। आस पड़ोस वाले सारे बताते हैं कि मैं वहाँ पढ़ता हूँ और फ्री में पढ़ाई हो रही है, तो लोग आते हैं हमारे पास। आप मान के चलिए कि 40 स्टूडेंट्स को एडमिशन देना होता है एक सेशन में, और हमारे पास कम से कम 300-400 एप्लीकेशंस आती हैं, हमें उसमें से सॉर्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर भी हम लोगों ने प्लान किया हुआ है कि छूटना नहीं चाहिए कोई भी अंडर प्रिविलेज जिसकी ज़रूरत है। तो हम लोग घर की विजिट्स करते हैं उनके घर की, कि वाकई वो ज़रूरतमंद है या नहीं है, क्योंकि फ्री की पढ़ाई और एक अच्छी क्वालिटी की पढ़ाई और कौन नहीं लेना चाहेगा। सही बात है। तो उसमें बहुत सारी फैमिलीज ऐसी भी होती हैं जिनको ज़रूरत नहीं है लेकिन वो फिर भी आए हैं। अच्छा। तो हम लोग उनको निकाल देते हैं, फॉर्म बाहर कर देते हैं रिजेक्ट करके। देन उसमें से भी बहुत सारी हमारे विजिट्स होती हैं और उनके इंटरव्यूज़ कंडक्ट किया जाता है, उनके मदर फादर से बातचीत करके वो पूरा करके, तो तब हम उनको एडमिशन देते हैं। इसके बाद बात करते हैं स्कॉलरशिप्स की। तो स्कॉलरशिप्स के लिए हम लोगों का स्टाफ है वो डिफरेंट स्कूल्स में, गांव में, कहीं भी जा कर के इनके पेरेंट्स से, इनके टीचर्स से, उनसे मिलते हैं, और मिल करके वो देखते हैं कि कौन नीडी बच्चा है। नंबर्स अच्छे आ रहे हैं बट फीस नहीं टाइम पर आ पा रही है या कुछ भी है, तो स्कूल वाले बताते हैं हमें। नॉर्मली बाहर भी मीटिंग्स होती है तो वहाँ भी बताते हैं, तो हम लोग उनसे बातचीत करके उनके फॉर्म फिलअप किए जाते हैं। देन फिर वो सेम पैटर्न के उनके घर की विजिट्स होती हैं, देन टेलीफोनिक इंटरव्यूज़ होते हैं। उसके बाद हम उसको स्पॉन्सर्स कर देते हैं, स्पॉन्सर्स बट वेटिंग में डाल देते हैं। अच्छा। फिर उसके लिए स्पॉन्सर्स ढूंढे जाते हैं जो उनको इंडिविजुअल स्पॉन्सर्स करेंगे। फिर जब जैसे जैसे स्पॉन्सर्स मिलता रहता है उन बच्चों को फीस देनी शुरू कर देते हैं। राइट। अब मैं बात करने वाला हूँ जो स्पॉन्सर करते हैं उनके बारे में। वो आप तक किस तरीके से पहुँचते हैं? आप उन तक जाते हैं या वो आप तक आते हैं? और अगर इस पॉडकास्ट को जो भी व्यक्ति देख रहा है, अब वो अगर स्पॉन्सर करना चाहते हैं किसी की पढ़ाई, उसको क्या करना पड़ेगा आपके साथ जुड़ने के लिए? इसमें एक बात सबसे पहले बताऊंगा मैं कि पहले हम उसी की बात करते हैं कि हम कैसे जाते हैं। उनको नहीं पता है कौन नीडी बच्चा है, स्पॉन्सर्स को नहीं पता। हम लोग जाते हैं अलग अलग जगह पर जा कर के और कैंप लगाते हैं। उन बच्चों के फॉर्म डिस्प्ले में रखे जाते हैं कि ये बच्चा है फुल वेरीफाइड है, हमारी तरफ से वेरीफाइड है, और इसको इतने पैसे की ज़रूरत है, इसकी स्कॉलरशिप, इसकी फ़ीस स्कूल की, मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं कि 800 रुपये की फ़ीस है, ठीक है। तो हम कहते हैं ये 800 रुपये की फ़ीस है, जो भी स्पॉन्सर्स अगर देना चाहता है दे सकता है। उसमें से स्पॉन्सर्स आगे आते हैं कि मैं 800 मैं दे देता हूँ, या कुछ कहते हैं मैं 2,000 रुपये दे सकता हूँ मंथली, तो हम उनको 2 बच्चे और जोड़ देते हैं उसमें, जो उसी कैटेगरी के आके टोटल हम 2,000 बना देते हैं उनका उस फीस के अकॉर्डिंगली। और फॉर्म बहुत सारे हमारे पास पेंडिंग में फॉर्म पड़े होते हैं, सो वो कर दिया। तो अब इसके बाद वो स्पॉन्सर्स खुद से देख रहा है फॉर्म को कि बच्चे की फ़ीस 800 रुपये है और ये मेरे से भी 800 रुपये की डिमांड कर रहे हैं, तो ये क्यों है बीच में? सही बात है। तो हम लोग क्या करते हैं कि बच्चे की फ़ीस 800, स्पॉन्सर से भी 800 रुपये ही लेने हैं, हम 900 नहीं लेंगे, 850 नहीं लेंगे,
बिकॉज ऑफ एडमिन चार्जेस और एडमिन एक्सपेंसेस वो सब हम लोग CSR या कहीं और से देख लेते हैं। अच्छा। ये हम लोग चाहेंगे कि बच्चे और डोनर के बीच में जो एक पैटर्न है ना, जो एक ब्रिज बन रहा है, वो एक क्लियरिटी का बने। इसी वजह से स्पॉन्सर्स हमें 800 रुपये देते हैं, हम बच्चे को दे देते हैं। अब उस फॉर्म के माध्यम से स्पॉन्सर्स के पास उस बच्चे का नंबर है, तो वो नंबर से उसको कॉल कर रहे। जैसे हमने ऑलरेडी हर डोनर्स को हम यही कहते हैं कि आप 15 डेज के बाद में आप बच्चे से कांटेक्ट करके पूछ लीजिए उसको पैसा मिल गया या नहीं मिला, क्योंकि टाइम लगता है डोनर से हमारे पास आएगा, हमारे यहाँ से वहाँ जाना एक प्रोसीजर है, बिल्कुल प्रोसीजर है। सो वो दैट वही है कि वो 15 डेज के बाद बच्चे को कॉल करके पूछते हैं कि आपको पैसा मिला। बच्चा कहता है यस, कितना मिला, तो वो कहता है 800 रुपये। तो यहाँ हमारी जो है ना एक फेस वैल्यू और बढ़ जाती है डोनर के नज़रों में कि ये क्या कर रहे हैं फिर। सिर्फ वो हम एक मीडिएटर का काम कर रहे हैं बीच में। सो वहाँ फिर वो अगले मंथ में बोलेगा मुझे एक बच्चा और दे दो कोई अगर है तो। अच्छा। तो इस तरीके से बच्चे भी बढ़ रहे हैं और इस तरीके से डोनर्स भी बढ़ रहे हैं। तो ये हमारा एक आप कह सकते हो कि फेस वैल्यू पे डोनर्स हमारे साथ जुड़ते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब बात कर लेते हैं महिला सशक्तिकरण पे। आप किस तरीके की वोकेशनल स्टडीज़ करवा रहे हैं, किस तरीके से लोग सशक्त होकर अपनी आजीविका कमा पा रहे हैं, स्पेशली लड़कियां, उसके बारे में बात कर लेते हैं। वो क्या प्लान है आपका? नहीं, प्लान वो हमारा चल रहा है, प्रोजेक्ट चल रहे हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो दिल्ली जैसे इलाके में या कहीं भी हम लोग बाहर की भी बात करें, यूपी है और भी आसाम भी हम लोग काम करते हैं, हम तमिलनाडु में काम करते हैं। होता क्या है कि ड्रॉप आउट लड़कियां बहुत हैं। हमारे देश में आज भी मानना, हम जितना मर्जी तरक्की कर लें, हमारे देश में आज भी लोगों का ये मानना है कि लड़की है, घर जाएगी, शादी करना है, उसको किसको अपना घर बार संभालना है, 5-6 क्लास पढ़ गई है, बहुत इनफ है इसके लिए। सो वो ड्रॉप आउट लड़कियां बहुत सारी हमारे होती हैं पास में। उनको लेकर के हम लोग किसी तरीके से 8th 10th और 12th हम लोग करवाते हैं, डायरेक्टली जंप लगवा करके। सो वो 10th 12th होने के बाद में फिर हम लोग इनको वो अगर कंप्यूटर की ट्रेनिंग करना चाहती है, कंप्यूटर है, ब्यूटी कल्चर की है, टेलरिंग कटिंग है, एम्ब्रॉयडरी है, कैंडल मेकिंग है। कैंडल नॉर्मल कैंडल नहीं हम लोग सिखाते हैं, हम लोग फैंसी कैंडल सिखाते हैं, ताकि वो एक कैंडल बनाए तो 300-400 रुपये की वो सेल हो जाए, तो अच्छा उसके लिए बेनिफिट हो जाता है। तो इस तरीके से उनको ये सारा प्रोजेक्ट सिखाए जाते हैं। अब वो सीखने के बाद अगर वो बिजनेस करना चाहती है तो हम उसको एग्री करते हैं कि हाँ आप करिए, हम फाइनेंशियली हेल्प करेंगे। ये एक लोन होगा, इंटरेस्ट फ्री लोन होगा, बट आपको ये रिटर्न करना होगा। रिटर्न आप अपनी सहूलियत के हिसाब से कर सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि बैंक की तरह से कि नहीं EM आ गई है तो देनी है आप, बट देना है। कैसे देना है ये आपने सोचना है, हम आपकी हेल्प करेंगे ताकि लोग इसको सीरियसली लें। देखिए पैसा चाहे डोनर का है चाहे किसी का भी है, बट काम आ रहा है उनके, और उनको भी चाहिए कि हाँ यही पैसा रिटर्न आएगा, किसी और बच्चे के काम में आएगा। तो इसी तरीके से ऑलमोस्ट ब्यूटी पार्लर्स बहुत खुल चुके हैं, टेलरिंग कटिंग के शॉप्स हम लोगों ने बहुत खोल के दिए हैं, देन कैंडल मेकिंग बहुत हो रही हैं। देन मैं आपको बताऊं, हम लोग DTP का काम भी सिखाया था लड़कियों को। तो DTP का तो अभी ख़त्म हो गया, अभी तो फोटोशॉप्स वगैरह आ गई हैं, वो भी हम लोग सिखाते हैं ताकि वो लोग लगे रहें, कुछ ना कुछ करते रहें और अर्निंग सोर्सेज बनता रहे उनका। उसी के चलते आज हमारे पास एक अच्छा खासा डाटा है लड़कियों का भी, जिसमें कि वो काम कर रही हैं और सीख भी रही हैं। राइट। तो ये सब चीज़ की जानकारी आपकी वेबसाइट पे मिल जाएगी? हाँ जी, हमारी वेबसाइट पे सारी डिटेल्स अवेलेबल हैं, सब प्रोजेक्ट की डिटेल अवेलेबल है। बट एक चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर करूँ कि लोगों में एक बड़ी बातें हैं कि ये फंडेड है। अच्छा। मैं आज अपने पॉडकास्ट के जरिए सिर्फ एक ही बात बताना चाहूँगा, हम कुछ भी फंड किसी भी गवर्नमेंट से, किसी फंडिंग एजेंसी से कुछ नहीं लेते हैं। अच्छा। ये सिर्फ आप जैसे सिंगल डोनर्स जो हमारे साथ जुड़ते हैं उन्हीं की माध्यम से ये सारा काम चलता है। हमें नहीं पता फंड कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, प्रोजेक्ट निकाल देते हैं, ऑटोमेटिकली फंड आना शुरू हो जाता है। सो उससे चल रहा है। ये किसी फंडिंग एजेंसी ने नहीं दिया हुआ है कि फंडिंग एजेंसी के रूटीन के अगर उसके हिसाब से चलोगे तो आप उन लड़कियों को काम भी नहीं सिखा सकते। नॉर्मली में बात आती है, क्योंकि कंप्लायंसेस ही इतने तगड़े होते हैं कि आप कर ही नहीं सकते फिर। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सर अब मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपने बताया कि आप तमिलनाडु में भी काम कर रहे हैं, यूपी, बिहार, दिल्ली में तो है ही है। आप कैसे एरिया आइडेंटिफाई करते हैं? दूसरा, आप कोई भी प्रोजेक्ट इनिशिएट करने से पहले
उसकी जो R&D होती है वो किस तरीके से होती है, आपकी टीम कैसे करती है कि हमें इस ये प्रोजेक्ट अब निकालना चाहिए, ये कैसे सर आइडेंटिफाई करते हैं आप? डिपेंड ऑन के वहाँ हमारे ऑलरेडी देखिए हमारी ऑर्गेनाइजेशन के 13 डायरेक्टर्स हैं जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में हैं। प्लस जब आप एक लेवल पे पहुंच जाते हैं तो लोग खुद से आपको कांटेक्ट करते हैं। अच्छा। अभी मैं इसी पॉडकास्ट में आ रहा था तो अभी आते आते ही हमारी एक लड़की की कॉल आई है कि मुझे पार्लर खोलना है। और खोलना कहाँ पर है, फरीदाबाद के भूपानी जगह एक पड़ती है उस गांव के अंदर में, और मुझे इतना पैसा चाहिए और आप हेल्प करेंगे। तो मैंने उनको बताया कि हाँ बिल्कुल करेंगे, आप आइडेंटिफाई करो, ये करो। सो ऐसे ही लोग खुद से अप्रोच करते हैं हमें कि मुझे ये स्टार्ट करना है, हमारे यहाँ पर इस चीज़ की प्रॉब्लम है। फिर हमारी टीम जाती है, वो देखती है, वहाँ पे करके मोबिलाइज उन लोगों को करके एक मीटिंग करती है। मीटिंग करके ये नहीं कि उन्होंने जो बोला हमने वो मान लिया। एक हमारा अपना सोर्सेज हैं, हर चीज़ की तैयारी है कि भाई देखना है उसको क्या वाकई जो बंदा जो कह रहा है वो रियलिटी है या सिर्फ आज की डेट में। देखिए ऐसा है कि आप एक बारी बोल दीजिए मुझे ये काम करना है तो लाइन लग जाएगी, 2 मिनट नहीं लगेंगे लाइन लगते। सही बात है। और फ्री में कोई भी चीज़ मिल रही हो तो वैसे भी लाइन कमी नहीं है लाइन। बिल्कुल सही, बिल्कुल। हमें उस चीज़ के लिए देखना होता है कि हम जो करना चाह रहे हैं वो एग्जैक्ट बंदे तक पहुंचे, एग्जैक्ट जो बेनिफिशियरी है वहां तक पहुंचना चाहिए और वाकई वहाँ ज़रूरत भी है या नहीं है। तो वो सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं। फिर उसके बाद उसकी प्लान किया जाता है, प्लान करने के बाद फिर उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। इस तरीके से होता है। राइट। तो सर अब मैं वापस ले चलता हूँ आपको आपकी खुद की स्टोरी पे, और मैं बहुत इच्छुक हूँ ये जानने के लिए कि समाज सुधार का जो कार्य है ना, ये अपने आप में बहुत बड़े त्याग का कार्य है और कोई भी परिवार नहीं चाहता। ये देखो ऐसा तो माना गया है ना कि हर व्यक्ति चाहता है कि भगत सिंह पैदा हो लेकिन पड़ोसी के घर में, पड़ोसी के घर में, है ना। तो आपको जब आपने स्टार्ट किया तो किस तरीके के रुकावट आई, आपके घर वालों ने आपको रोका, प्रोत्साहित किया? आप बता सकते हैं कुछ अपने बारे में सर? देखिए घर वालों ने रोका ये तो नहीं कहूँगा कि घर वालों ने रोका। घर वालों ने साथ दिया बल्कि। अच्छा। बिकॉज ऑफ के हमारे धर्म में स्टार्टिंग से यही सिखाया जाता है कि सेवा करनी है। तो सेवा अपने ही घर से क्यों ना हो। मैं दूसरे के घर में आग लगा के हाथ ना सेकूं, अच्छा है कि अपने ही घर में सेक लूं। तो हम लोगों ने शुरू किया। तो सबसे पहले मेरी मॉम एक टीचर थी और एक चैरिटी में काम करती थी वो भी। अच्छा। 40 साल उन्होंने अपना वहाँ लगाया चैरिटी में। सो हमें शुरू से ही लग रहा था कि चैरिटी 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 सो एक खून में घुसी हुई थी। सो उसमें से भी वो अपनी सैलरी का जो 50% थी वो उसी चैरिटी को डोनेट कर देती थी। अच्छा। तो वो हुआ, फिर वाइफ शादी हुई, वाइफ आई तो वो भी एक चैरिटी में काम करने लगी। अच्छा। सो वो घर से ही चैरिटी शुरू हुई थी कि नहीं यार ये करना ही करना है। दूसरा है कि फिर जो हो है ही है कि अपनी इनकम का 10% तो हमें लगाना ही लगाना है एटलीस्ट। सो उसी के चलते फिर हम लोगों ने ये चैरिटी स्टार्ट की और आगे काम करता और भगवान की दया रही कि बिजनेस भी अच्छे खासे थे। बट चैलेंजिंग घर से कभी नहीं आई, बाहर से जरूर आई है। अच्छा। बाहर से यही होता था कि नेबर और इधर उधर के ये ऐसा क्या हो रहा है, ऐसा क्या हो रहा है, ऐसा क्या हो रहा है। लेकिन टचवुड भगवान हमारे साथ थे और थे नहीं, आज भी हैं। सो काम चलता गया और चलता गया। और हमने एक चीज़ यहाँ पर मैं बताऊँगा कि हमारे 13 डायरेक्टर्स हैं जो ऑल ओवर इंडिया में हैं। हमारे कोई भी डायरेक्टर 1 रुपया की काम का पैसा नहीं लेता है हमारे ऑफिस से। अच्छा। चाहे वो फिजिकली, चाहे वो मेंटली, चाहे वो किसी भी तरीके से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, 1 रुपया हम लोगों के यहाँ से ना कोई सैलरी ना होनरेरियम कुछ नहीं लेते हैं। अच्छा। सब अपनी सोर्सेस से चलाते हैं, चाहे वो किसी भी तरीके से चला रहे हैं, निस्वार्थ भाव से सब कर रहे हैं। सबसे बड़ा बात यही होती है कि आपके डायरेक्टर आपके साथ हैं, वो नहीं मांग रहे हैं कुछ भी। इससे बड़ी तो आप और क्या चाहोगे। सही बात है। नहीं तो आप एक 2 लोग मिलकर एक कंपनी खोल लीजिए, वो कंपनी में लड़ाई होती रहती है कि मेरा हिस्सा ये है, मेरा हिस्सा ये है। डिस्प्यूट। यहाँ तो सबको मालूम है कि हिस्से जैसा तो कुछ है ही नहीं। लेकिन उसमें भी अगर वो कहें कि नहीं मैं आज ट्रैवल करके आया हूँ तो मुझे ट्रैवलिंग एक्सपेंस चाहिए या मेरे को ये चाहिए, मेरे को वो चाहिए। तो हमारे यहाँ इस चीज़ की सबसे अच्छी मेरे लिए ये रहा है कि हमारे किसी डायरेक्टर ने आज तक हमसे कोई डिमांड नहीं की, बल्कि अगर हमें ज़रूरत पड़ी है तो उन्होंने आगे बढ़ के बोला कि हाँ हम हेल्प कर देते हैं। अच्छा। नॉर्मली कोविड
था, और उस टाइम भी हमारे पास करीब 250 प्लस एम्प्लॉयज़ थे। लोगों ने उस टाइम हटाने शुरू कर दिए एम्प्लॉई के, अब 1 साल तक इनको सैलरीज कौन देगा। सो हमारा मानना था कि हम दूसरों के लिए काम कर रहे हैं तो अपने एम्प्लॉय को भूखा क्यों रहने देंगे। सही बात है। तो हमने जितना सीनियर स्टाफ था उनकी सैलरी हाफ कर दी थी, उनसे पूछ करके कि आपकी सैलरी हाफ देंगे, क्योंकि इसी सैलरी से मैं और किसी को भी दे दूंगा। तो उनकी हाफ करके, और बाकी सब ने बोला कि ठीक है, आप हमें 70% 80% जितना देना चाहते हैं दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि कुछ ऐसा था नहीं, घर पे थे सब लोग। तो उस टाइम भी मेरे बाकी के डायरेक्टर्स ने मेरा साथ देते हुए सबने अपनी अपनी पॉकेट से अच्छा खासा अमाउंट ऑर्गेनाइजेशन को दिया। देन आफ्टर दैट हम लोगों ने लोन लिया, अच्छा, मार्केट से लोन उठा करके, और तब अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरी दी है उस पर्टिकुलर टाइम के अंदर में। सो देखिए, जहाँ पर खाने वाले हैं वहाँ खिलाने वालों की कमी नहीं है। सो मैं अपने डायरेक्टर्स की तरफ से बहुत ज़्यादा संतुष्ट हूँ कि हाँ, उन्होंने कभी मेरा टांगे नहीं खींची। एक होता है ना कि हम कुछ करेंगे नहीं और किसी को करने भी नहीं देंगे, तो वो चीज़ उन्होंने मेरे साथ में बहुत अच्छा किया कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। सो ठीक है, चैलेंजिंग तो हर काम में है। सर, आपने जैसे याद दिला दिया मुझे कोविड का टाइम, और आपने जो शेयर भी किया कि आपने किस तरीके से अपने एम्प्लॉयज़ को ना निकाला, उल्टा उनकी सैलरी भी टाइम पे आप देते रहे, बल्कि आपने मार्केट से पैसा उठाया। कुछ और स्टोरीज़ अगर आप कोविड के बारे में बताना चाहते हैं, क्योंकि उस टाइम बहुत बुरा हाल था लोगों का, और किस लेवल, क्योंकि सारे काम धंधे तो बंद थे। सर, मैं चाहता हूँ कि आप इस पॉडकास्ट में वो स्टोरी ज़रूर सुनाएं, क्योंकि लोगों के दिल तक वो पहुँचनी चाहिए। देखिए, हुआ क्या कि डे 1 जिस दिन अनाउंस हुआ कि कर्फ्यू है, तो हम लोगों ने सोचा कि प्रॉब्लम एकदम बढ़ रही है ये। नेक्स्ट डे हम लोग एक लोकल कंप्लेंट कमेटी चलाते हैं, हम नहीं चलाते हैं, गवर्नमेंट चलाती हैं, जिसमें कि वर्क प्लेस पे अगर आपके साथ लड़कियों के साथ कुछ भी हरासमेंट हो रही है तो वो हमारे पास कंप्लेंट करती हैं। इसको डीएम जो हैं एरिया के, वो रन करते हैं। उसमें डीएम होते हैं, एसडीएम होते हैं, एंड एक एडवोकेट होते हैं, और एक ऑर्गेनाइजेशन होती है। तो प्रेरणा जो है वो न्यू दिल्ली DALCC की मेंबर है। अच्छा, तो वो भी उस टाइम भी हम लोग थे। सो मेरे पास सुबह सुबह डीएम का कॉल आ जाती है कि आप क्या सोच रहे हो करने के लिए। तो मैंने कहा, भाई मेजर हम लोग फूड के लिए सोच रहे हैं कि हम फूड के ऊपर एक्शन लेते हैं, और किसी चीज़ की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि लोग घरों में बंद हैं, तो खाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सही बात है। और वो भी हम बना हुआ नहीं देंगे, हम रॉ मटेरियल देंगे, क्योंकि बना हुआ अगर हम सुबह दे के आते हैं, मान लीजिए उनके पास एक्सेस हो गया, तो वो बच जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। तो हम लोगों ने रॉ मटेरियल की किट्स तैयार की, हमने 18 kg की एक किट थी। तो हम लोगों ने वो डिस्ट्रीब्यूट करनी शुरू की। उन्होंने बोला कि ठीक है, आप करिए। फाइनेंशियली कुछ नहीं हेल्प हमारी की किसी ने, गवर्नमेंट ने, बट हमें अपनी लिस्टेड भेजी कि ये बंदे हैं, ये फलानी जगह फंसे हुए हैं, हमारी हेल्पलाइन पे कॉल्स आ रही हैं और आप इनको फूड पहुंचा दीजिए। सो उन्होंने एक हमारी बहुत अच्छी हेल्प की कि हमें सुबह सुबह घर में सोते सोते उन्होंने हमारी 4 गाड़ियों के लिए पासेस भिजवा दिए कि आप ये लेके कहीं भी जाओगे तो आपको कोई रोकेगा नहीं। इवन के हम पुलिस वाले भी आपको देंगे जो आपकी हेल्प करेंगे वहाँ लाइन अप करने में। सो ये अच्छा हुआ हमारे साथ कि हम कहीं भी गए हैं, 2 पुलिस वाले में पहले से वहाँ मिलते थे जो वहाँ पे लाइन अप करते थे। और क्योंकि कर्फ्यू का टाइम था, कोविड का टाइम था, मास्क किसने नहीं पहना है, क्या है क्या नहीं, बहुत प्रोटोकॉल था, तो वो लोग इन सब में बड़ी हेल्प कर रहे थे हमारी। सो उस टाइम की मैं बात बताऊं कि ऐसे ऐसे डोनर सामने आ गए जो मुझे जानते भी नहीं थे। अच्छा। और उन्होंने आके बोला, मैं 1 ट्रक दाल का दे रहा हूँ, 1 ट्रक आटे का भेज रहा हूँ, 1 ट्रक ये दे रहा हूँ, 1 ट्रक ये दे रहा हूँ। आप यकीन मानिए कि 300 गज की बेसमेंट थी हमारी, सारी भरी रहती थी। सुबह ट्रक भर के जा रहा है, खाली हो रहा है, फिर भर के जा रहा है, फिर खाली हो रहा है। मतलब कहाँ से उस टाइम रॉ मटेरियल आ रहा था मुझे भी पता नहीं लग रहा था, बस आ रहा था। मैं ये भेज रहा हूँ जी, मैं ये भेज रहा हूँ, तो बंदे लगे हुए पैकिंग करे जा रहे हैं। गाड़ियाँ स्कॉर्पियो हमारियाँ थी, चल रही हैं, बांट के आ रही हैं। सो दैट वही मैंने अभी एक बात आपसे की थी, खाने वाले हैं तो खिलाने वाले भी बहुत हैं। और उस पर्टिकुलर टाइम में कितने लोगों ने सामने किया, वह हम कहते रह गए कि हम आपको रिसिप्ट भेजते हैं, आप अपना एड्रेस भेजिए या कैसे क्या। किसी ने एड्रेस नहीं भेजा, किसी ने कुछ नहीं, ना उस टाइम कोई इनको रिसिप्ट दी गई है। कैश पैसा हम कभी लेते नहीं हैं। एंड रॉ मटेरियल हमारे पास उस टाइम इनफ रॉ मटेरियल आया कि हमें, आप यकीन मानिएगा कि 3 से 4 महीने कंटिन्यू हमने 18 kg की किट
डेली के डेली डिस्ट्रीब्यूट किए पूरे न्यू दिल्ली, वेस्ट दिल्ली, ईस्ट दिल्ली के एरिया में, सो दैट हमें भी नहीं पता कैसे हुआ, कैसे लोगों ने नहीं हुआ। गुप्त दान किया है। गुप्त दान दिया है। और एक सबसे बड़ी बात कि मेरी टीम, मैं खुद उस टाइम फील्ड में होता था और 6-7 लोगों की टीम थी। भगवान की इतनी दया रही है कि वो 7 लोगों में से किसी को कोविड नहीं हुआ है। इतने कोविड पेशेंट के साथ मिलते थे हम लोग, इतना सब कुछ कर रहे थे, बट टचवुड के हमें कुछ भी वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आई। फील्ड में भगवान ने हम साथ दे करके हमारा और इस काम को करवाया हमसे। ऊपर वाले ने साथ दिया, वो चाहते कि यही बीमार हो जाएंगे तो मदद कौन करेगा। सही बात है, सही ठीक है सर। उस टाइम की एक बात मुझे भी याद आती है कि उस टाइम पे जब अंतिम संस्कार का भी बहुत प्रॉब्लम थी उस टाइम पे वो करने की, उसके बारे में अगर कुछ बता पाए कि अगर आपने उधर भी कुछ किया। हमारे एरिया में जितनी भी हमारे पास आता था, पता लग रहा था, तो हम लोगों ने 2 एम्बुलेंस हम लोग दिल्ली गवर्नमेंट की हायर की हुई थी। हायर मतलब हमारे पास ही थी। सो हम लोग लेके जा रहे थे और संस्कार भी कर रहे थे। ज़्यादा नहीं हम कह सकते, क्योंकि गवर्नमेंट बाहर ही नहीं आने दे रही थी हॉस्पिटल से ही बॉडीज़ को। लेकिन ये हमें वही करने पड़े जो कि घरों में डेथ हुई है। हॉस्पिटल वाली डेथ तो गवर्नमेंट खुद से खुद करती रही है। सो घरों में हमें जैसे पता लग रहा था, क्योंकि अलग अलग टीमें थी, लोगों को पता लगा कि ये लोग काम कर रहे हैं, तो वो लोग खुद से कॉल करने लग गए थे। एक हेल्पलाइन नंबर हम लोगों ने उस टाइम इशू कर दिया था, तो आ रहे थे और कर रहे। हमने काफ़ी हद तक संस्कार भी किए हैं वहाँ पे, और बाकायदा रिचुअल से किए हैं। ये नहीं कि ले जाके फेंक के और आग लगा दी, ऐसा नहीं हुआ। सही तरीके से रिचुअल्स के साथ में किया गया है। बट वही है कि बाद में फिर हम लोगों ने क्या देखा कि अस्थियां जो थी वो वहीं रह गई थी शमशान में। वो उठवा करके हम लोगों ने वहाँ स्टोर करवा दी थी। आफ्टर 3-4 मंथ के बाद में हम लोगों ने फिर बाकायदा टेम्पो ट्रैवलर किया। टेम्पो ट्रैवलर में एक सीट पर अस्थियों को रख करके फिर हम लेके गए, उनका अस्थि विसर्जन करवाया। वो भी बाकायदा रिचुअल्स के हिसाब से हुआ। सो दैट देखिए, अपने एंड से आप जो करना चाहते हैं करिए। सोसाइटी, मैं एक ही बात यहाँ पे बताऊँ आपको कि हमारा परिवार 4 से 5 लोगों का होता है, 6 लोगों का होगा। उस परिवार के लिए हम लोग क्या करते हैं? मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा। किसी ने कुछ बोल दिया तो मरने मारने तक के लिए उतारू हो जाते हैं। बिल्कुल सही। बट हम लोग ये कभी नहीं सोचते कि वो परिवार जिस सोसाइटी में रह रहा है, सोसाइटी के लिए क्या कर रहे हो आप? सही बात है। कुछ नहीं, सिवाय एक ब्लेम। आप क्या कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, या एनजीओज क्या कर रही हैं, या गवर्नमेंट क्या कर रही है। बट मेरा मानना है कि आप अपने आप को देखो, आप क्या कर रहे हो। आपकी आजकल नॉर्मल अर्निंग नहीं है, अर्निंग बहुत अच्छी हो चुकी है लोगों की, बट हम मानते नहीं हैं। हमारे पास अच्छा खासी आमदन है। उसी आमदन के चलते हुए हम एक दिन का पिज़्ज़ा, सिर्फ मैं कहूँगा एक दिन का पिज़्ज़ा आप ड्रॉप कर दो। आप महीने में 4 बारी पिज़्ज़ा खा रहे हो ना, 3 बारी खा लो। सिर्फ वो 2000 जो बचते हैं ना, वो किसी गरीब पे लगा दो। बिल्कुल सही। एक रेड लाइट पे बैठे हुए किसी भूखे को खाना खिला दो, किसी स्कूल के बच्चे की फीस दे दो, किसी मेड के बच्चे को स्पॉन्सर्स कर दो, अपनी ही मेड को कर दो ना। आप एक नॉर्मल घर में मेड आती कितने पैसे लेती होगी? 2000, 1800-1500। हम उससे बार्गेन करते हैं। हाँ, अरे तुम 2000 लोगी, अरे वहां तो उससे 800-1800 लेती हो, हम उससे 200 रुपए की बार्गेनिंग करते हैं। क्यों? और बाहर कहीं खाने जाते हैं 200 रुपये टिप दे देते हैं। 200 रुपये टिप दे देंगे, 5000 का खाना खा के आ जाएंगे, वो भी एक टाइम का। देखिए, ठीक है, तो फर्क देखो कितना है। नॉर्मली मैं वही बातें मैं बता रहा हूँ कि हम अभी हम लोगों ने कोविड की बात की, किसी संस्कार में जाते हैं, किसी के अंतिम संस्कार में, वहाँ जाके हम कहते हैं कि यही था ना, बस क्या लेके गया है। वहाँ बड़ी बड़ी बातें एक वो उसकी है ना, अरे देखो हम इतनी वो करते हैं, इतने करते हैं, ये देखो खाली हाथ गया, सब यहीं रह जाना, बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं वहाँ पे। बाहर निकल के हम रिक्शे वाले से लड़ रहे होते हैं कि तू 50 क्यों मांग रहा है, 40 से जाते हैं मेरे घर तक के। सही बात है, बिल्कुल सही बोला आपने। तो फिर कहाँ रह गया यार, कहाँ किस चीज़ की कमी है आपको? नहीं है, सिर्फ कमी है तो हम लोग देना नहीं चाह रहे हैं किसी को, हम सिर्फ मांगना चाह रहे हैं। मुझे दे दो जितना दे सकते हो, मेरे से मत मांगो। कमी नीयत की है, नीयत की है। और ऐसे ऐसी आजकल तो ऐसे ऐसे लोग आ रहे हैं कि घर के अंदर, आपने अभी एक न्यूज़ भी आई थी कि एक फैमिली, एक लेडी और एक जेंट्स की डेथ हुई पड़ी है,
कागज न्यूज़पेपर बना हुआ है उनका। हाँ, पता नहीं कितने महीनों से वो घर में पड़े हुए थे और उनकी अलमारियां खोलेगी तो नोटों की थब्बियां निकली अंदर। हाँ जी, देखा मैंने वो तो न्यूज़। बताइए ऐसे नोट किस काम के हैं कि आपको डेथ के बाद में आपको संस्कार करने वाले भी ना मिले। सही बात है। ठीक है, तो वही अगर आपने अपनी मेड को किसी को अपने घर में रखा होता है या किसी को भी अच्छे से बना के रखी हुई होती या किसी की हेल्प की हुई थी, तो आपकी हेल्प के लिए 15 लोग आपके दरवाजे पे खड़े हुए थे। बिल्कुल होते हैं, बिल्कुल होते हैं। ये कहा गया है कि आपके अगर आप किसी के लिए अच्छा करोगे ना, आपके अच्छा करने के लिए पहले लोग तैयार होते हैं बाहर। लेकिन हम लोग मानते नहीं हैं। हम वही है कि हम सिर्फ ये मेरी सरकार कुछ नहीं कर रही है, मेरी गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है, एनजीओ वाले चोर हैं। मैं मानता हूँ कि हाँ होते होंगे चोर, होते होंगे, बट आप क्या हैं? अपने गिरेबान में झांकिए ना। नहीं, हम नहीं देखेंगे, दूसरों को ब्लेम गेम खेलना है हमें, बस और कुछ नहीं। सबसे मुझे लगता है कि नेशनल गेम इंडिया का ब्लेम गेम होना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हो। सर, अब मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपको सर कैसा लग रहा है कि आपको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी सम्मानित करने जा रही है? अभी अभी आपसे ये बात पता चली और मैं तो बहुत ही ज़्यादा प्रफुल्लित हो गया ये जानकर, और बहुत ज़्यादा गर्व भी हो रहा है कि मैं आपके साथ बैठा हुआ हूँ। तो सर, आप अपनी बात कैसे पहुँचाना चाहते हैं लोगों को, लोगों तक? एज यूजुअल जैसे आपको पता लगता है कि आपको ऑस्कर मिल रहा है, तो ऐसा मुझे फील हो रहा है। जब मुझे इन्फॉर्मेशन आई कि आपको हम लोग ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में इनविटेशन दे रहे हैं और आप आइए और ऐसे ऐसे अवार्ड है, तो हम पहले तो भरोसा नहीं हुआ कि ये कैसे हो गया, लेकिन फिर भी सोचा कि अच्छा चलो हुआ तो अच्छी बात है, तो काफ़ी खुशी हुई। सो दैट तभी उन्होंने एक और उसके ऊपर एक और स्टैम्प लगा दी कि आप आइए, हम आपको यूके असेंबली के अंदर भी अवार्ड देना चाहते हैं। अच्छा। सो अब वहाँ पे हमारे 2 अवार्ड्स हैं जो हम लोग जा रहे हैं अभी लेने के लिए जनवरी में। सो एज यूजुअल क्या देखिए, बात वही आ गई फिर कि अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं ना, जहाँ पे टांग खींचने वाले हैं वहाँ पे अप्रिशिएशन वाले भी लोग हैं। सही बात है। और यूके जैसी कंट्री एक आपको अगर अप्रिशिएट कर रही है तो जरूरी है कि आप काम कर ही रहे होंगे, बेहतर काम कर ही रहे होंगे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो सर, मेरी तरफ से आपको और आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन जो आपको अवार्ड मिल रहा है उसके लिए। और मैं चाहता हूं कि आप पॉडकास्ट के अंत में, हम आ ही गए हैं, तो समाज को क्या मैसेज पहुंचाना चाहते हैं सर आप? देखिए, मैसेज देने वाला पहले तो मैं कोई हूँ भी नहीं। मैं एक सेवा कर रहा हूँ और मैं यही चाहूँगा कि जितने भी लोग इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, एटलीस्ट सेवा समझ के ही कुछ कर लीजिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि जो मेरे धर्म वाले हैं, धर्म या धर्म जाति उन सबको छोड़ दीजिए। आप सेवा करिए, किसी भी माध्यम से करिए। ज़रूरी नहीं होता है कि मैं फाइनेंशियली किसी की हेल्प कर पाऊँ, हम लोग फिज़िकली भी हेल्प कर सकते हैं। मैं एक नॉर्मल सी बात बताना चाहता हूँ। एक जैपनीज़ मॉडल है, मैं बार बार हर किसी को एक ही बात कहता हूँ कि एक जैपनीज़ मॉडल है। जापान के अंदर में हर इंसान को ये बोला गया है कि आप 15 मिनट अपने डिवोट करेंगे डेली। कैसे करेंगे? तो हम लोग करीब करीब आप मान के चलिए कि 3 मिनट डेली के किसी की भी जगह पर जाकर कोई ना कोई सफाई करेंगे। सफाई मतलब कहीं पर भी कुछ भी पड़ा हुआ आप उठा के डस्टबिन में डाल दीजिए, ये नहीं कि झाड़ू उठा करके ही सफाई करनी है। सही बात है। और 5 मिनट कम से कम आप किसी एल्डरली की हेल्प करिए। किसी बुजुर्ग को देख रहे हैं, आप उसकी हेल्प करिए, किसी भी माध्यम से कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि पैसा ही देना होता है या ज़रूरी नहीं है कि कुछ हो रही, तो आप 5 मिनट उनकी हेल्प करिए। और 7 मिनट मेरी की हुई बातें या जो आपकी समझ में आ रहा है, जो आपके पास हुनर है, आप लोगों को अवेयर करें उन अपने बारे में या ऐसी बातों के बारे में लोगों को बताएं, ताकि वो भी समझ पाएँ कि हमें ये करना चाहिए। तो 15 मिनट एक दिन में कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, आप दे सकते हैं किसी को भी। अगर आप और भी अगर टाइम निकाल पाएँ तो बेटर है। फाइनेंशियली किसी की हेल्प कर पाएँ बेटर है, नहीं कर पा रहे तो फिजिकली करिए, मेंटली करिए, क्योंकि आजकल स्ट्रेस लेवल भी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है लोगों का। कुछ नहीं, फ़र्क नहीं पड़ता है, आप सिर्फ बात करिए किसी से, उनका स्ट्रेस लेवल वैसे ही कम हो जाता है। बिल्कुल सही। आप सिर्फ एक बात, नॉर्मली काउंसलिंग किसे कहते हैं? यही है ना काउंसलिंग, कि हम एक बात, हमारा काउंसलर हमारी बात सुन लेता है बस, क्योंकि बात सुनने वाला आजकल कोई नहीं है। तो ये कि आप थोड़ा सा इस तरफ ध्यान दें, तो ब्लेम गेम ना करें हम लोग, तो वो ज़्यादा बेटर है। मैं नहीं करता हूँ सब लोग ना करें। बिल्कुल बिल्कुल। तो डॉक्टर परविंदर सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय निकालने के लिए, और आपके इस पॉडकास्ट के माध्यम से मुझे
भरोसा है कि बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी बदलने वाली है। आप ज़िंदगी बदलने के कार्य तो बहुत टाइम से करते ही चले आ रहे हैं। तो दोस्तों, ये थे डॉक्टर पलविंदर। इन्होंने अपने कार्य के माध्यम से कैसे लोगों की ज़िंदगी बदली, आपको इन्होंने पॉडकास्ट में बताया ही। और इसी तरीके के ज़बरदस्त एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल पे बने रहें। तो दोस्तों, अगर आप डॉक्टर पलविंदर सिंह के टीम के साथ जुड़ना चाहते हैं तो इनकी जितनी भी डिटेल्स है मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, आप कृपया करके उसे ज़रूर से ज़रूर चेकआउट कीजिए। और आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। और साथ ही साथ में कोई भी इन्फॉर्मेशन आप लेना चाहते हैं वो भी ज़रूर से ज़रूर मेंशन कीजिएगा। हम ज़रूर से ज़रूर उन सारे मैसेजेस पे रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करेंगे। और इसी तरीके के ज़बरदस्त पॉडकास्ट को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।